आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्लैश एंड बर्न खेती पर आधारित क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जाना जाता है। बरिंगा के नाम से कहाँ पर स्लैश एंड बर्न खेती को जाना जाता है। स्थानांतरी खेती या स्लैश एंड बर्न खेती ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। ठीक है, ऐसी खेती होती है जो जंगल को काट करके, साफ करके, जला करके वहां पर खेती हम करते हैं। जब वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है, खेती करने लायक नहीं रह जाती है, तो फिर क्या करते हैं हम दूसरी जगह पर जाकर के जगह को साफ करके, जंगल को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके साफ करके क्या करते हैं वहां पर खेती करते हैं, तब तक जब तक कि वो उपजाऊ रहती है। ठीक है, इस तरह की जो खेती होती है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको स्थानांतरी खेती या स्लैश एंड बर्न इंग्लिश में कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में बरिंगा के नाम से जाना जाता है स्थानांतरी खेती को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में जो है स्थानांतरी खेती को बरिंगा के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ इसके बारे में आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिफिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्थानांतरित कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि को झूम कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब थोड़ा सा इसके हम जो नाम हैं, अलग अलग जगहों पे जो नाम है उसको जान लेते हैं। देखिए, वियतनाम में इसको रे के नाम से जाना जाता है, मेडागास्कर में ताबी के नाम से जाना जाता है, कांगो में मसोले के नाम से, भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देश जो है वहाँ पे फंग के नाम से जानते हैं, पश्चिमी अफ्रीका में लोगन के नाम से जानते हैं, मैक्सिको में कोमिल के नाम से, युकाटन और ग्वाटेमाला में मिल्पा के नाम से जानते हैं, ग्वाडेलोप में एकालिन के नाम से जाना जाता है, मेक्सिको और मध्य अमेरिका की अगर बात करें तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है, वेनेजुएला में कोनको के नाम से जानते हैं, वहीं ब्राज़ील में जो है स्थानांतरित खेती को रोका के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करें युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की तो वहाँ पे चेते मिनी के नाम से जाना जाता है, फिलीपींस में कैगिन के नाम से जाना जाता है, म्यांमार में तोंग के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जैसे म्यांमार है, ठीक है, तो म्यांमार में तोंग के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका में चेना के नाम से जाना जाता है, जावा और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में तमराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, जावा और इंडोनेशिया में कहीं कहीं इसको हुमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई विदेशों की बात। अब आइए अपने हम भारत की बात करते हैं। स्थानांतरित खेती पर आधारित क्वेश्चन भारत के ऊपर ज़्यादा बनते हैं। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करूं तो वहां पे इसको झूम के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि या झूम खेती। ठीक है, बुंदेलखंड की अगर बात करूं, मतलब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर बेवर और दहियार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक जिला है बस्तर, वहाँ पर इसको दीपा के नाम से जानते हैं। जो दक्षिणी राज्य हैं भारत के, वहाँ पर जरा और एरका के नाम से जानते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन में जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ फैक्ट में आपको ना, ये पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। नहीं शामिल क्यों करता, इतना लंबा आंसर मैं क्यों बनाता। ये पूछे, जैसे दक्षिणी राज्य जरा और एरका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, झूम खेती पूछा गया है। ठीक है, वहीं अगर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अगर बात करूं तो बत्रा के नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, केरल के पश्चिमी घाट के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे कुमारी के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा की बात अभी हो ही रही थी तो उड़ीसा में जो है कमन, विंगा, धाबी में कहा जाता है। मतलब उड़ीसा के अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में विंगा कहते हैं, कहीं धाबी कहते हैं, कहीं कमन कहते हैं। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको इसको पीडीएफ फिर आपको कॉस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको पूरा राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है, नहीं पता आपको, तो इसको नोट कर सकते हैं। कुछ चिंता करने की बात नहीं, घबराइए नहीं, जो है आराम से तैयारी कीजिए। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है। देखिए, अब यहाँ पर आज की वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन लिए हैं कि जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब भारत के जैसे पड़ोसी देश की बात हुई तो आधिकारिक भाषा पूछा जाता है, खेल पूछे जाते हैं, मुद्रा पूछी जाती है। ठीक है, तो पड़ोसी देश जो है ना, पड़ोसी देशों की ये जो मुद्राएं हैं, इनके जो भाषाएं हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो पूछा जा रहा है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा दिवेही है। तो दिवेही जो है ये मालदीव की आधिकारिक भाषा है। कहाँ की है, मालदीव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करूं
तो देखिए, दिबेही जो है एक इंडो आर्यन भाषा है, ठीक है। और मालदीव गणराज्य की क्या है, ये एक आधिकारिक भाषा है ये। इसके 3 लाख वक्ता हैं, जिनमें से ज्यादातर मालदीव में हैं, और कुछ जो है आपका जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है वहां पर निवास करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा, हम जो हमारे पड़ोसी देश बच रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, बंगाली है। पाकिस्तान की उर्दू है, नेपाल की नेपाली है, श्रीलंका की सिंहल या तमिल है, ठीक है। और वहीं भूटान की अगर बात करूं तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है वो है जोंगखा, ठीक है। ये बार बार एक एक करके रिपीट होते हैं, इसलिए इनको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये समय समय पर पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो स्मारकों से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्मारक का नाम और जगह का नाम दिया है, आपको बताना है क्या ये सही है। जैसे पहले अगर बात करूं, हजाराराम मंदिर ये हम्पी में है, ये तो सही है। कनेरी की गुफाएं मुंबई, ये भी सही है। होशंग शाह का मकबरा ये दिल्ली लिखा हुआ है, ये गलत है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ये भी सही है। होशंग शाह का जो मकबरा दिल्ली लिखा हुआ है ये गलत है आपका। ये कहाँ है, ये एमपी में है, ठीक है। डिटेल में बात करूं अगर तो होशंग शाह का जो मकबरा है भारत का पहला संगमरमर का मकबरा माना जाता है, ठीक है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि भारत का पहला संगमरमर का मकबरा होशंग शाह का मकबरा है, ठीक है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था, और कहाँ है ये, मांडू मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोटबंदी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोटबंदी से है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डैश 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 में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी, ठीक है। मतलब विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, ठीक है। नोटबंदी भारत सरकार द्वारा कब की गई थी वो साल आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नवंबर 2016, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर है। आई थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूं। देखिए, देश में जो पहला जो विमुद्रीकरण हुआ था, जो नोटबंदी हुई थी पहली जो है, वो हुआ था 12 जनवरी 1946 को, ठीक है। दूसरा हुआ था 16 जनवरी 1978 में, ठीक है। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी जो हुई थी भारत सरकार की तीसरी नोटबंदी थी, ठीक है। और 19 मई 2023 को, ठीक है, करंट अफेयर्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, 2000 के नोट बंद किए गए हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, 2000 के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे, पूर्ण रूपेण बंद नहीं हुए हैं। ये जो बंदी आपकी हुई थी 2016 में जो है, इसमें जो नोट बंद किए गए थे ये फाइनली क्या हो गए, सबके सब बंद हो गए, ठीक है। और जहां जो मिला जब्त कर लिया गवर्नमेंट ने। लेकिन 2000 का नोट बंद जरूर किया गया है, लेकिन ये लीगल टेंडर में बने हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न अगर बात करें तो ये भी सुमेलित करने से प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन मैंने एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उन्हीं को उठाया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। किताबों के नाम दिए हुए हैं और उनके रचनाकार का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो पहला है शूद्रक, शूद्रक के द्वारा मृत्यु कथिकम शूद्रक की रचना है, सही है। तो कल्हड़ रामचरितम ये गलत है, ये सही नहीं है। बाण भट्ट की रचना हर्षचरित्र जो है ये किसकी है, बाण भट्ट, सही है। फिरदौस शाहनामा ये भी सही है। लेकिन कल्हड़ की अगर बात करें तो कल्हड़ ने रामचरितम नहीं लिखा है। रामचरितम या रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है, ये तुलसीदास की रचना है, ठीक है। ये तुलसीदास की रचना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तुलसीदास की रचना है, ठीक है। तो बात फंसी अब यहाँ पे, कल्हड़ की रचना कौन सी है, कल्हड़ की रचना है राज तरंगड़ी, ठीक है। कहाँ की है, राज तरंगड़ी। ये कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन करती है, ठीक है। राज तरंगड़ी जो है का मतलब होता है राजाओं की नदी, ठीक। तो इस किताब का जो संबंध है, इसका संबंध किससे है, कश्मीर से संबंध है, ठीक है। तुलसीदास के बारे में आपको बता दिया है कि रामचरित या रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो कौन सा मौलिक अधिकार विषम परिस्थितियों में भी बदला नहीं जा सकता। तो जो आपका
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, देखिए समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ठीक है, ये सब बदले जा सकते हैं, लेकिन जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये कभी नहीं बदलता। ठीक है, आपको अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विषम परिस्थितियों में भी ये छीना नहीं जा सकता। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत के जो 44वें मुख्य न्यायाधीश और पहले सिख मुख्य न्यायाधीश केहर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया। ये ध्यान देना है कि आपको क्या ध्यान देना है कि भारत के पहले सिख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? केहर सिंह थे। ठीक है, कौन से नंबर के थे? 44वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना है। इन्होंने जो निजता का अधिकार होता है उसको मौलिक अधिकार में शामिल किया था। ठीक है, अब मौलिक अधिकार की अगर बात करूं तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो है समानता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक हित के बारे में वर्णन है। 31 जो है निश्चित है और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये समय समय पर पूछे जाते हैं। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार संगठन संस्थापक जोड़ी गलत तरीके से मेल खाता है? यहाँ पे संस्थापक सदस्यों का नाम दिया हुआ है और उनके संगठन का नाम दिया हुआ है, बताना है कि कौन सा गलत है। एक एक करके देख लेते हैं। आइए देखिए, आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये तो आपका सही है। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें यंग बंगाल की, हेनरी डेरोजिए, ये भी क्या है? सही है। ठीक है, और ब्रह्म समाज की अगर बात करूं राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। प्रार्थना समाज ज्योतिराव फूले, ये आपका गलत है। प्रार्थना समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये आंसर आपका क्या है? इसी पे आपको टिक करना है। अब बात करते हैं सही की, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे, इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अब बात आती है ज्योतिराव फूले ने कौन सी समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिराव फूले ने जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में, निर्धन और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक है, भरतनाट्यम, मणिपुरी, कथक, छऊ। देखिए, छऊ जो है ये क्या है? ये भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है, उपशास्त्रीय नृत्य है ये। ठीक है, पूर्ण रूपेण शास्त्रीय नृत्य नहीं है। छऊ भी कई प्रकार के होते हैं, मयूरभंज छऊ है, पुरुलिया छऊ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा डिटेल में अगर बात करूं तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, शस्त्रीय है और मोहिनी अट्टम है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला है? बिहार की जो पारंपरिक चित्रकला है वो है मधुबनी। ठीक है, मधुबनी। ध्यान रखिएगा, जियो टैग, जीआई टैग की बात करते हैं ना, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग के ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखा है, लिंक मैं दे दूंगा आपको आई बटन में, देख लीजिएगा जरूर से उसको जो है। ठीक है, मधुबनी क्या है? ये जीआई टैग इसको मिला हुआ है, बिहार की एक पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। अब एक एक करके हम बात कर लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है उनकी। वर्ली जो आर्ट है ये महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। ठीक है, पट्टचित्र जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। ठीक है, जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं को जो है कपड़े पर दर्शाया जाता है। पट का मतलब ही होता है कपड़ा। ठीक है, और चिकनकारी जो है लखनऊ शहर की, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की क्या है? एक कढ़ाई शैली है चिकनकारी। ठीक है, फेमस है और ये भी आपका क्या है? जीआई टैग इसको मिला हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करूं तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है। तो आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। वहीं अगर माइटोकांड्रिया की बात करें तो माइटोकांड्रिया क्या है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न भी साइंस से है कि एड्स रोग किस कारण से नहीं फैलता है। मच्छर काटने से, साथ खाने या पीने से, चुम्बन के कारण, हाथ मिलाने से, उपरोक्त सभी। देखिए एड्स रोग जो है उपरोक्त सभी, किसी भी कारण से एड्स रोग नहीं फैलता है। एड्स कब होगा, जब तक ब्लड का संबंध ब्लड से नहीं होगा तब तक एड्स नहीं फैल सकता। ठीक है, तो ऊपर जो भी कारण दिए गए हैं इनसे एड्स नहीं फैलता है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो है G20 शिखर सम्मेलन संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा। पूछा निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहां से बनेगा क्योंकि इस बार इंडिया क्या था, होस्ट कंट्री था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किस देश को G20 का 21वां अस्थायी सदस्य बनाए जाने का प्रस्ताव भारत ने रखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अफ्रीकी संघ। ठीक है, G20 में 20 देश थे लेकिन अब कितने देश हो गए, अब 21 देश हो गए हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि द अनटचेबल बॉय किसकी रचना है। ठीक है, पुस्तकों से क्वेश्चन निश्चित तौर बनेंगे। पुस्तकों के ऊपर 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने बना रखा है, लिंक आपको मैं उसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आई बटन में भी, जरूर से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अनटचेबल मतलब अछूत, ये पुस्तक किसकी रचना है। ठीक है, तो अनटचेबल या अछूत पुस्तक जो है ये मुल्क राज आनंद की रचना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको जो है। देखिए 1935 में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था, अनटचेबल या अछूत। अगला प्रश्न है साइंस से संबंधित प्रश्न है कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखना है कैसे आपको। देखिए आपका हड्डियां जब दर्द करती हैं डॉक्टर क्या कहता है, भैया कैल्शियम लीजिए आप। आंखें कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम लीजिए। ठीक है, विटामिन ए लीजिए। तो हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा तत्व पाया जाता है वो क्या है, कैल्शियम। ठीक है, मैक्सिमम हमारे शरीर का जो बॉडी का हिस्सा है वो क्या है, कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि किस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक है, धमनी की बात हो रही है, पल्मोनरी धमनी, यहाँ पे महाधमनी पल्मोनरी सिराएं कोई नहीं दिया हुआ है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और जो पल्मोनरी सिराएं होती हैं इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान में रखने हैं। अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य कौन से हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर है ये। ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा अगर बात कर लूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन हॉट है, जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएगा। ठीक है, जनसंख्या के ऊपर सैकड़ों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, एक फैक्ट दिए होगा, जान लीजिए आप। जो देखिए क्वेश्चन जनगणना पे जो बनेगा 2011 के अनुसार ही बने, क्योंकि उसका जनगणना हुई नहीं है, इसलिए 2011 की जनगणना को आपको ध्यान देना है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। ठीक है, वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 19.98 करोड़। ठीक है, ये सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह भारत में सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में पहले स्थान पर है। ठीक है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में ही है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। ठीक है, ध्यान रखना है, जबकि दिल्ली सबसे घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन कांग्रेस के ऊपर निश्चित तौर पे आएगा, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है दादा भाई नेहरूजी। कांग्रेस की जो दूसरी बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब हुआ था ये, 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन भी कहते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। ठीक है,
अच्छा, दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगले अगले प्रश्न की अगर बात करूं तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऋतुराज अवस्थी के बारे में अगर डिटेल में थोड़ा बात करूं जो है, तो आप जो है कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और 22वें विधि आयोग की क्या है, अध्यक्ष हैं आप, ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र भारत की अगर बात करूं तो स्वतंत्र भारत का जो पहला विधि आयोग बना था वो 1955 में बना था, 3 साल के लिए बना था ये, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहला विधि आयोग कब बना था हिंदुस्तान में, तो 1834 में ब्रिटिश राज में बना था, ठीक है। 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो है लॉर्ड मैकाले ने की थी, ध्यान रखना है आपको फैक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वह है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं आइए नाम बता देता हूं आपको। 12 राष्ट्रीय उद्यान है, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फांसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्या राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय, देखिए कूनो राष्ट्रीय उद्यान, हाँ ये ध्यान रखना है आपको, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये हॉट है, बार इसका क्वेश्चन निश्चित तौर बन सकता है। क्यों बन सकता है, ये तो आप समझदार हैं, जानते ही हैं। नाबीबियस लाए गए चीते यही रखे गए हैं, उनकी अक्सर मौत होती रहती है, बच्चे पैदा होते रहते हैं, बाकी आप समझदार हैं, जानते ही हैं। तो ये क्वेश्चन हॉट है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, डायनासोर जीवाश्म उद्यान है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरह से जो है मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखा है, ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं होगा, देख लीजिएगा, जरूर से देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। नॉलेज नाम से जो है आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, एसएससी जीडी 2023 नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें मिल जाएगा आपको। नॉलेज में जाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्ले करके देख लिया करिए, केवल एक ही वीडियो देख करके मत जाया करिए, बाकी जो प्लेलिस्ट बने हैं उनको भी देख लिया करिए। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर इस बार का नहीं आया, 2024 का अगर आपसे नहीं पूछा गया तो 2023 का निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल फतह अल सीसी, ठीक है। ये होगी बात। अब इस बार की अगर बात करूं, 2024 की अगर बात करूं आपसे जो है, तो इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, इस बार का अगर नहीं आया तो 2023 वाला निश्चित तौर पे आएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हों, क्वेश्चन सिलेक्टेड लगे हों, बढ़िया क्वेश्चन लगे हों आपको, तो प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, इतना तो राइट मेरा बनता ही है। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।